कलम जो गवाह बनी, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाने का हौसला किया। मशहूर व मारूफ साहित्यकार सुषमा जी चौहान ने जो बचपन से अब तक जो भी कार्य किया उसमें डूब कर किया। अपने प्रोफेशनल जीवन को भी केवल रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि एक अध्यापक के रूप में स्टूडेंट्स की जीवन धारा बदलने में बहुमुखी आयामों के साथ ऐसे जिया कि उनकी इस प्रतिभा के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। उन्होंने अपनी हर विधा की कृतियों में एक हर्फ को साहित्य का मुस्तकबिल बनाया। अपने हर साहित्य में हर विषय को इतनी शिद्दत के साथ लिखा है, इतनी शिद्दत के साथ जिया है कि उसे पढ़कर जीवन के कितने ही अनछुए पहलुओं से साक्षात्कार हो जाता है। वे चाहे उपन्यासकार हो, कथा संग्रह की लेखक हो, कविता और गजल हो, बाल साहित्य हो, हर लेखन विधा का अपना अस्तित्व कायम किया है आदरणीय सुषमा जी चौहान ने। कितनी ही संस्थाओं के सृजन, संकलन, पत्र पत्रिकाओं में कविताओं और गजलों की उपस्थिति ने पाठकों को झकझोरा है। उनके लेखन से साहित्य के बेशुमार पुरस्कारों ने भी अपनी होड़ सी लगा दी। हर सम्मान उनकी झोली में है, पर उनके लेखक, उनके सरल, सहज और ममतामयी व्यक्तित्व ने कहीं भी इसका असर उनके व्यक्तित्व पर कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। वे उतनी ही डाउन टू अर्थ है। बस यही कह सकते हैं कि नदी जब किनारा छोड़ देती है, रास्ते के चट्टानों को भी तोड़ देती है। बात छोटी सी चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्ते और दिशा बदल देती है। कलम के चारागाह से रोशन होते हैं हौसले, और इन्हीं हौसलों से तय करते हैं इल्म के फासले। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लेखक व्यक्तित्व है जिनका व्यक्तित्व एक विश्वविद्यालय की तरह है, और जिनमें जितनी भी फैकल्टीज हैं सभी फैकल्टीज को अलग अलग मैं एक विश्वविद्यालय कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उनका व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ की तरह है। शायद इतना लिखना, इतना पढ़ना और इस मुकाम तक पहुंचना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि वे लार्जर देन लाइफ है। जो भी काम किया पूरा गहराई के साथ किया। जिस काम में भी उन्होंने हाथ डाला वहां से एक अलग मुकाम, अलग मंजिल उनको हासिल हुई, और उस हासिल होने की मंजिल के पीछे जो उनका समर्पण है, जो उनका त्याग है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, और बहुत कम लोगों को ऐसी प्रवृत्ति परमपिता परमेश्वर प्रदान करता है। हमें खुशी है कि आज हमारे सिटी आइकॉन में हमारे आमंत्रण पर वे हमारे बीच पधारी। ये मेरा ही नहीं, हम सभी का सौभाग्य है। तो देखते हैं उनके इतने सारे जो व्यक्तित्व हैं। मैं चाहूंगा कि हम खुद उनसे पूछें और वो अपने मुखारबिंद से आप सभी को बता पाए। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सिटी आइकॉन में देश की वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुषमा जी चौहान से। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सिटी आइकॉन प्रोग्राम। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आभारी हूँ चैनल 24 की। जी बहुत बहुत स्वागत है। और एक ये प्रश्न पूछे बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि आपका बचपन, आपका शहर, आपका घर परिवेश, थोड़ा सा इस बारे में। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ था, और उस वक्त उदयपुर बहुत छोटा शहर था जी। मेरी नानी घर घर से विधवा स्त्रियों को निकाल कर पढ़ाती थी। वाह, क्या बात। मेरी अम्मा ने भी शिक्षण का ही कार्य किया जी जी। तो ये हमारे परिवार में शिक्षण का कार्य शुरू से चल रहा है। तो ये जो आपका झुकाव लेखन की तरफ हुआ, सबसे पहले वो क्या परिस्थितियां, क्या ऐसी घटना रही कि आपको लगा, या
आपका खुद का इंस्पिरेशन था, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, मेरी नानी बहुत पढ़ाकू थी, उनकी लाइब्रेरी थी जी खुद की। जी। तो गुरुदत्त वगैरह इन सब के उपन्यास बहुत जी। थे। फिर हमारे अपने घर में भी लाइब्रेरी थी। जी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इंसान को दर्द मिलता है तो स्वतः साहित्य प्रस्फुटित होता है। जी 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 जी। तो कुछ दुख दर्द ऐसे थे जीवन जी, के जी। जिन्होंने अपने आप कोई प्रयास विशेष वो नहीं उम्र किया। क्या रही होगी जब आपने इसमें साहित्य में प्रवेश किया? 22-23 वर्ष की उम्र में। अच्छा, उससे पहले आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे लिखना है? नहीं, अच्छा अच्छा। ऐसा कोई विचार भी मन में नहीं था। स्कूल की मैगजीन के जी। लिए छोटा छोटा लिखते थे। तब तक आप कॉलेजों में? हाँ। अच्छा, तो ये जो था, सबसे पहले आपने किस विधा में लिखना शुरू किया? कविता? सबसे पहले कविता ही लिखी। जी। किस तरह की कविता थी? उदास उदास शाम है, दिल भी कुछ उदास है, वाह, और उदासी का एकमात्र साथी आंसू, आज ये भी साथ छोड़ दे। क्या बात है, आपको वो पहला भी अपना याद है शेर? सबसे पहली कविता। सबसे पहली कविता, तो मुझे आगे पूछना ही नहीं पड़ा कि आपके पहली कविता। तो उस समय आप क्या महाविद्यालय में थी या क्या? नहीं, उस समय मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका का मैंने नौकरी ज्वाइन ही की थी। हाँ हाँ जी। और मेरे साथ दोनों बच्चियां थी, तो हम लोग शाम को छत पर यानी बैठ आपने शादी के बाद लिखना शुरू किया? हाँ, शादी के बाद। और दुनिया ऐसा बहुत कम होता है कि लोग इतने अप्रोच तक लेखन की पहुंचते हैं और इतना देरी से शुरू करते हैं, बहुत कम होता है। नहीं, उससे पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था। जी। पारिवारिक स्थितियां पीहर की बिल्कुल अलग थी। जी। लिखना, पढ़ना, काम करना। सपोर्टिव थी आपके लिखने के? हाँ। और ससुराल में भी सपोर्टिव थी? नहीं, ससुराल तो जब छूट गया, अच्छा अच्छा। उसके बाद लिखना शुरू किया। तो ये जो लिखना शुरू किया, उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि एक बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्सा समाज के प्रति भी होता है, हाँ। रिश्तों के प्रति भी होता है, या कुछ और ऐसा माहौल होता है उसके परिवेश के प्रति भी हो जाता है। तो ऐसा क्या गुस्सा था? गुस्से से मतलब मेरा नेगेटिविटी से नहीं है गुस्सा नहीं जी, एक दर्द था। जी क्योंकि जो नहीं बोलता है ना, हाँ हाँ उसको लोग बहुत घमंडी समझते हैं, गुन्ना कहते हैं। जी जी और शुरू से बहुत बोलने की आदत थी नहीं। जी हम लोग ऐसे परिवार में थे जहाँ पढ़ो लिखो काम की बात करो। हम कभी शादी से पहले अपने पड़ोसी के घर भी नहीं गए। वो तो लोगों की सोच है, क्योंकि मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है। बहुत बड़ी साधना। जी तो उससे मन में दर्द उपजता था कि जी। लोग हमें समझ नहीं रहे हैं और अपने आप हमारे प्रति अपने विचार बना लेते हैं। जी जी जी। ये दर्द बड़ा ये तो आज भी है और हाँ, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। ये और यहाँ नहीं है, पूरा वैश्विक में यही है। कई जगह थोड़ा कम है, कई ज्यादा है, और भारत में कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा है। और आज से 50 साल पहले तो बहुत जी। ज्यादा था। तो ये क्या आपके जीवन में टर्न आया या मोड़ आया कि आपने शिक्षक बनना ही चयनित किया, या कुछ और थॉट था आपके कि मुझे शिक्षक नहीं बनना, ये बनना है? नहीं, मेरी अम्मा को मैं देखती थी तो मैं कहती थी मैं जीवन में सब कुछ करूंगी, कभी टीचिंग जॉब नहीं करूंगी। जी। परंतु मैंने ये अनुभव किया है कि जिस जिस चीज के लिए मैंने मना किया ना, जी, ईश्वर ने मुझसे वो काम जरूर कराया। ये मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। पर जब उस काम को किया तो पूरे डेडिकेशन के साथ किया। जी। चाहे तो ये टीचिंग में फिर कैसे आपने प्रवेश किया जब आपकी इच्छा भी नहीं थी? देखिए, मेरे पास 2 बच्चे थे और इससे मुझे- पहले इच्छा क्या थी आपकी कि मुझे ये नहीं, यही बनना है? नहीं, मैं तो बहुत सजने संवरने खेलने कूदने उन्हें वो एक तरह से आपको ध्यान नहीं था कि मुझे क्या जॉब चुनना है, नहीं, जो आ जॉब जाएगा मुझे वो करना देखेंगे। नहीं, जॉब मुझे करना करना ही ही नहीं नहीं था। है। हाँ। पिताजी हमेशा कहते थे ऐसी जगह दूंगा कि ये कालीनों पे चलेगी। तो आपने क्या अध्ययन में क्या सब्जेक्ट वगैरह, या नहीं, मेरा वैसे तो हिंदी सब्जेक्ट रहा है पढ़ाने का, ग्रेजुएशन में नहीं? पीजी में भी।
दोनों में आपका हिंदी ही रहा है, हिंदी। आर्ट्स ही रहा है। हाँ। जी। अम्मा की हिंदी थी, अम्मा भी बहुत अच्छा लिखती थी। हाँ 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 हाँ, तो वो बहुत बढ़िया, वो कहीं ना कहीं से तो जीन्स आए। बिल्कुल। जी। तो फिर कैसे आपने ये चुना? नहीं, मैं शिक्षक के तौर पर काम करती रही, लेकिन जब हमारे सहकर्मी कोई बहुत परिस्थिति आई होंगी आपको कि अब जॉब मिल रहा है तो कर ही लेती हूँ? मिल नहीं रहा है, अच्छा। क्योंकि जब मैं अपने घर से अलग हुई, जी। मैं खुद अलग हुई, जी जी तब मुझे 2 बच्चे पालने थे। जी, बिल्कुल। अब वो परिस्थिति भी ऐसी हो गई। परिस्थिति ऐसी हो गई कि नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ हाँ। इसलिए परिस्थितियों ने हमें वहाँ धकेला, जी पर हमने वहाँ बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे काम किए। तो जी, वो मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि आपने जो शिक्षक बनने का जॉब हासिल किया और उसके बाद आप शिक्षक नहीं रहे, सिर्फ या शिक्षक हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार तक खाली टेक्स्ट पढ़ा के तो कोई नहीं पहुंच सकता। नहीं। और टेक्स्ट पढ़ाना मैं जहां तक समझ सका हूँ आपको कि आप कर भी नहीं सकती ऐसा। तो आपने जो व्यवहारिक बच्चों को जो तैयार किया है, तभी आप राष्ट्रपति शिक्षक तक पहुंची हैं, पुरस्कार तक पहुंची हैं, तो क्या ऐसा आपका थॉट रहा और आपने अपने जो भीतर का द्वंद्व है, संघर्ष है, उनको साझा करके ये सब निर्माण किया? नहीं, मेरे विद्यार्थी तो हमेशा से मेरी शक्ति रहे। जी जी, है ना? जी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने भी उन्हें बहुत प्यार दिया। जी जी। और हमेशा से एक मेरी बात रही कि मेरे पास एक बच्चा नहीं आ रहा है, हाँ। एक परिवार आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो बच्चा जब हमारे सामने आता है, हाँ, तो उसकी चाल ढाल, उसका चेहरा सब कुछ बता देता है कि वो आज किस मूड में है। जी और उसे देख के उसको लाड़ करने का, क्योंकि कई क्या बार बात। बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते जी। हैं, माताएं धक्का देके निकालती हैं। हाँ। तो उसका जो वो होठ का कांपना, वाह, क्या नाक बात का है। लाल लाल हो जाना, बहुत बढ़िया। जी, वो बता देता था कि आज इसको जबरदस्ती भेजा ये आजकल के जो शिक्षक हैं उनको आप ये टिप्स दे रही है कि ऐसा करो। तो मैं बच्चों को बहुत गले खूब लगाती थी। जी जी, हमारे हाँ, वो स्नेह ममता आपका उसके बच्चों में भीतर। वो झप्पी बच्चों को है ना मेरे बहुत पास लाती है। जी हाँ, जी जी जी, क्या और बात है। बचपन से ही मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत रहा है। मैं जब अपने मामा जी के बच्चे तो को, खेल खेल में टेक्स्ट सीख जाते होंगे। हाँ, तो। मुझे कोई लेसन ऐसे नहीं कि मैं जी। किताब लेके बहुत पढ़ाऊं या रटाऊं। जी नहीं, मैंने हमेशा बच्चों को आई टू आई कांटेक्ट करके ही हिंदी का पाठ पढ़ाया है। चलिए, अब हम आपके, चूंकि हम जानते हैं कि बहुत कम समय है और आपसे बहुत बातें करनी है, तो साहित्य में वापस प्रवेश करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक दो अच्छी कविता जो आपको प्रिय है या जो आप सुना सके। देखिए, एक कविता मैं नारी कविता है मेरी, जी जी, है ना? जी हाँ, आप जी। देखेंगे, मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ जी जी, नहीं, जरूर जरूर। मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है और जी जी। तकरीबन बहुत सारी मेरी सखियों को भी बहुत पसंद है। और कविता एक आम दर्शक श्रोता तक पहुंच भी अच्छा बना जी। क्योंकि वो तो पढ़ना पड़ता है कथा वगैरह। जी हाँ, जी कविता है नारी। जी, स्वागत है। समाज है, जहाँ तुम है वहाँ समाज है। जी, तुमने मुझे कहा मैं देवी हूँ, वाह। तुमने मुझे कहा मैं देवी हूँ और बिठा दिया घर के तहखाने में ठाकुर जी के साथ। जी फिर तुमने मुझे कहा मैं पतिव्रता हूँ, जी, तुमने मुझे कहा मैं पतिव्रता हूँ और सती नाम देकर जला दिया पति के साथ। हाँ, क्या हुआ? फिर तुमने मुझे कहा मैं संपत्ति हूँ, ओह, तुमने मुझे कहा मैं संपत्ति हूँ और लगा दिया दांव पर गर्व के साथ। माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तुमने मुझे कहा मैं देवदासी हूँ, तुमने मुझे कहा मैं देवदासी हूँ और बांध दिया सीमाओं में तुलसी चौबारे के साथ। ओह, तुमने मुझे कहा मैं इज्जत हूँ खानदान की, तुमने मुझे कहा मैं इज्जत हूँ खानदान की और कैद कर दिया घूंघट के साथ। ओह, मैंने खो दी अपनी दृष्टि। कविता यहाँ से शुरू होती है कि मैंने खो दी अपनी दृष्टि, देखने लगी स्वयं को तुम्हारी नजर से, पर तभी मन में इच्छा जागी खुद को अपनी नजर से भी तो देखूं। क्या बात है।
और मैं देखने लगी स्वयं का देवी से देवदासी तक का सफर, जी, घूंघट से कोठे तक का सफर बड़ा बढ़िया। त्रासद लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा त्रासद लगा। मन हुआ मैं उड़ना सीखूं और तुमने पंख कतर डाले। ओ भाई, मैं कटे पंख लिए, मन में अगणित उमंगे और आंखों में स्वप्न लिए, बार बार उड़ने की कोशिश करती हूँ, गिरती हूँ, लहूलुहान होती हूँ, क्या बात, पर मुझे उम्मीद है मैं उड़ने लगूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मुझे उम्मीद है मैं उड़ने लगूंगी, और अकेली नहीं, तुम सबको साथ लेकर, और तुम देखोगे वह जो तुम देखना चाहोगे अपनी नजर से मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ये मेरी एक नारी कविता है। आपकी इस कविता ने तो एकदम हिला के रख दिया, और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इस कविता से एकदम भावुक भी हो गए होंगे और कई प्रश्न भी छोड़ गए। बहरहाल सुषमा जी, हम आगे बढ़े उससे पहले आपकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और देश की वरिष्ठ साहित्यकार हैं सलुम्बर से विमला जी भंडारी हमसे जुड़ गई हैं। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते विमला जी। मैं हूँ बाल साहित्यकार विमला भंडारी, और आज एक बहुत ही सुंदर बाल कहानियों की पुस्तक पर आपसे बात करने वाली हूँ। और ये पुस्तक लिखी है सुषमा चौहान किरण ने, और इस पुस्तक का नाम है मम्मी की कहानियाँ, जो इंडिया नेट बुक से 2023 में प्रकाशित होकर के आई 13 कहानियों का संकलन है। एक से एक बढ़िया, शानदार, उम्दा कहानियाँ बाल संसार की। आप तो सभी जानते ही हैं कि बच्चों का पहला परिचय अपनी माँ से ही होता है, और जो लगाव किसी भी बच्चे का हर उम्र में, बच्चे क्या बड़े क्या, हर उम्र में जो लगाव अपनी माँ से होता है वो शायद ही किसी से होता हो। ख़ास तौर से लड़कियाँ अपने माँ के प्रति किस तरह से संवेदनशील होती हैं और कितने प्रेम की भावना रखती हैं। इस कहानी जो उनकी है सुषमा जी की लिखी हुई कि मम्मी की गुड़िया, इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से इंगित हुआ है। छोटी बच्ची जिसकी नानी उसके घर रहने के लिए आती है, और नानी उसके लिए एक गुड़िया लेकर के आती है। कहानी यहीं से शुरू होती है, जो लगातार पाठक को बांधे रखती है। कहानी के अंदर शब्दों के माध्यम से इतने सलोने चित्र उकेरे गए हैं कि बिल्कुल शब्द चित्रों के से उसका गुड़िया का चित्र हमारे मन में जीवंत हो जाता है। लीजिए, आपको सुनाती हूँ यह वर्णन जो लेखिका ने नानी के मुख से उस छोटी बच्ची के सामने करवाया है। देखिए किस तरह से उन्होंने मनोविज्ञान की पारखी रही और कैसे बच्चे की मन मस्तिष्क को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की है। आप भी सुनिए। तुम्हारी मम्मी की नानी दिल्ली से आई और साथ लाई एक सुंदर सी गुड़िया। बड़ी बड़ी आँखें, पतले होठ, लाल लाल गाल, सुनहरे बाल, मोती जड़ा हरा स्कर्ट और सुंदर सा टॉप। तुम्हारी मम्मी तो उसे देखकर निहाल हो गई और उसके करतब देखकर फिदा। गुड़िया के हाथ में एक माइक था। जैसे ही उसका स्विच ऑन किया जाता, उसके अंदर की कैसेट बजने लगती और गुड़िया पूरे टेबल पर घूम घूम कर नाचती। ओह, तुम्हारी मम्मी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। शब्दों का ये प्रवाह बाल मन को एकाग्रता में लेकर जकड़े रहता है। ये कहानी आगे बढ़ती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पूर्ण रूप से उत्सुकता और जिज्ञासा जगाते हुए गुड़िया पाकर तुम्हारी मम्मी ने किस तरह का व्यवहार अपनी सहेलियों का साथ किया और किस तरह से सहेलियां उसकी नाराज हो गई। और ऐसा भी एक समय आया जब बच्चा क्या, हर एक के मन को भिगोता हुआ एक संवेदनशील पण, जिसे आप भी सुनना चाहेंगे। अचानक पता नहीं कहाँ से एक कार आई। बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, इसलिए वह किनारे से धूल उड़ाती निकल गई। कार के नीचे दबकर गुड़िया के पर खच्चे उड़ गए और उसके साथ ही निकल गई मम्मी की जोरदार चीख। इसने
दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। इसके रोने का, गुड़िया के टूटने का कोई असर इसकी सखियों पर नहीं पड़ा। वह तो खुश हो गई, मारे खुशी के चिल्ला उठी, मजा आ गया, मर गई इसकी गुड़िया। कोई कह रही थी ये स्वार्थी थी ना, इसलिए गुड़िया मर गई। कोई कह रही थी ये लालची थी ना, एकल खोर थी ना, इसलिए इसकी गुड़िया को तो मरना ही था। तुम्हारी मम्मी रोती रोती घर पहुंची और सारी घटना हमें बताई। घटना प्रधान होते हुए भी यह कहानी इतनी रस से सरोबार है कि अंत में जाकर के ये कहानी अपने कथन के उद्देश्य को पूर्ण करती हुई, बच्चों को इंगित करती हुई किसी दार्शनिक की भांति समझा जाती है। पश्चाताप मनुष्य को बहुत बड़ा ज्ञान देती है। नानी समझ चुकी थी तुम्हारी मम्मी का दुख। नानी उठी और अपने अटैची से नई गुड़िया निकालकर तुम्हारी मम्मी के हाथ में पकड़ा दी। यह पहले वाली से भी सुंदर थी। तुम्हारी मम्मी गुड़िया लेकर बाहर दौड़ी। अरे सोनू, अरे मोनू, रानू, उशी, दाक्षी, रिम्पी, रिंकी, सब आओ, देखो नानी नई गुड़िया लाई है, अपन सब मिलकर खेलेंगे। पटाक्षेप करती हुई ये कहानी अंत में कह जाती है कि उस दिन घर के आंगन में बहुत दिनों बाद खुशियाँ मानो आसमान से उतर कर आई थी। सब लड़कियाँ गुड़िया छू छू कर हंस रही थी, पर तुम्हारी मम्मी तो बहुत जोर से हंस रही थी। ऐसी अलबेली बचपन की सुनहरी पंखों वाली तितलियों सी उड़ने वाली कहानियाँ जो इसमें संकलित हैं। मैं आपको एक एक कहानी का अगर शीर्षक बताती जाऊंगी तो आपको खुद को भी लगेगा कि वाकई में लेखिका ने बहुत कमाल की शीर्षकों के अंतर्गत बच्चों के आसपास के परिवेश के वातावरण को निर्मित करते हुए इन कहानियों का रचाव किया है। कवयित्री मम्मी, थैंक यू डॉक्टर अंकल, लेट लतीफ़ मम्मी, मम्मी का बदलता पेशा, मम्मी ने संगीत सीखा, ऐसे उतरा मम्मी का गुस्सा, जब मम्मी ने घर घर खेला, जब मम्मी ने हलवा बनाया, जब मम्मी बनी खिलाड़ी, वृत्तिवीर मम्मी, जब मम्मी ने लिखना सीखा, जब मम्मी ने सर्कस देखा, जब मम्मी ने रोटी का महत्व समझा। इस तरह की इठलाती, गुनगुनाती और कुछ न कुछ कहती हुई बच्चों के संवेदनशील में मन को पकड़ती हुई सुंदर सी कहानी। जी, थैंक यू विमला जी, बहुत बहुत आभार। आपकी इस कविता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि चाहे कविता हो या एब्सर्ड लिटरेचर हो, उसमें कई बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों ने या वरिष्ठ कवियों ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर उन्होंने हमेशा स्त्री गरिमा को बड़ा चोट पहुँचाई है। मतलब अपनी कविताओं में एक तरह से ये कहा जाए तो स्त्री को ही दोषी ज्यादा बताया। आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात मानती हूँ जी कि सबका अपना अपना नजरिया है। मैं अपनी कहानियों में जी पुरुष की समस्या भी लिखती हूँ। जी जी, वो भी कहीं कहीं पीड़ित है। क्या बात है, आप तो लगता है ज्योतिषी हैं। मैं जो अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ उससे आप जवाब पहले आ जाता है। नहीं, पुरुष, मेरी एक कहानी छपी थी बिपाशा, हिमाचल प्रदेश की मैगजीन में। मैं अगली बार आपसे यही कहने वाला था। जी 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 हाँ। तो वहां से एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया जी जी कि आपने जो कहानी भेजी है, जी, क्या आप पुरुषों पे नहीं लिख सकती? क्या बात है। और मैंने कहानी लिखकर उन्हें भेजी। वो कहानी मेरी छपी भी है। जी 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 जी। तो पुरुष भी पीड़ित है, हाँ, और बच्चा भी पीड़ित। पर ये जो वरिष्ठ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हैं और विश्व स्तरीय भी नाम है उनका, पर उन्होंने हमेशा एक तरफा लिखा है। जैसे नारी को ही दोषी माना है। मैं उसका खुलासा नहीं, आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह हर आयाम को, चाहे वो आधुनिक नारी हो या घर की नारी हो, घूंघट वाली नारी हो, उन्होंने देखा नहीं है। ये चीज मुझे हमेशा कचोटती आई है। कविताएं मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा, तो मैंने कहा आप जो इतना
गहराई तक पहुंची हो, मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, अभी मैंने एक कविता लिखी जी। है, अभी इस संकलन में नहीं है। कोई बात नहीं, अगर याद उसका हो तो आप मूल बोलो। भाव मैं आपको बताना जी, चाहती जी, हूँ जी। कि पुरुषों से पीड़ित होके सारी नारी दुनिया छोड़ के जा रही है, वाह, पर पुरुष उनके पीछे गए हैं हाँ, और उन्हें बुला रहे हैं कि तुम्हारे बिना यहाँ चहकती मधुर आवाज नहीं होगी, जी। पायल की खनक नहीं क्या होगी, बात है, क्या बात कुछ भी सुंदर नहीं होगा नारी के बिना। है। जी जी, तो तुम्हारे बिना हम शव हैं, और जब तुम हमसे जुड़ जाती हो तो हम शिव बन जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो जी अब ये उनकी सोच है जी। कि वो नारी को अलग करके शव रहना चाहते हैं। और आजकल जो आपने बात कही है, जो मैं कहना चाह रहा था, अभी कुछ घटनाएं भी, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 8-10 दिन के भीतर ही आपने 2 घटनाएं सुनी होगी। 2 ऐसे बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड व्यक्ति, हाँ। जो IIT भी किए हुए थे, अपने जॉब में भी, अपने कैरियर की दृष्टि से भी बहुत आगे थे, और समर्पित भी थे, और पत्नी से प्यार भी करते थे, लेकिन उन लोगों ने, उनकी पत्नियों ने उनकी परवाह नहीं की। अभी अभी में ऐसी 2 सुसाइडल घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया और सोचने पे मजबूर किया कि केवल नारी अबला नहीं है, ये जो आप बात कह रही हैं। देखिए, नारी अबला तो कभी थी ही नहीं, हाँ कभी भी नहीं थी। जी, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे हम लोग सोचते हैं, जी। हमारे परिवार में तकरीबन सभी लड़कियां जो मेरे हम उम्र है, मेरी बहनें जी, हैं, जी। हम लोग अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जी हाँ, तो ये हो रहा था कि हमारी नानी, हमारी अम्मा, हम सब ने चाहा था नारी पढ़े और समाज का विकास हो। जी जी पर हमने ये कभी नहीं चाहा था जी कि नारी इस रूप में आ जाए कि वो पुरुष के लिए घातक हो जाए। जी जी इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? जी भाई, आप पुरुष के बराबर हो, जी लेकिन पुरुष के बराबर किस चीज में? जी जी हाँ, बराबरी की, क्या आप उसकी दौलत लेके सुखी रह सकेंगे? बहुत बढ़िया। कभी नहीं रह सकते, जी क्योंकि वो जैसा आप लेंगे वैसा ही आपका चलन हो जाएगा। जी तो ये जो लड़कियां आजकल कर रही हैं, अभी परसों आप देखिए न्यू ईयर पार्टी में जी, बेंगलोर के कुछ वीडियोस आए हैं, जी। जहां लड़कियां इतनी शराब पी हुई हैं कि उन्हें 3-3, 4-4 लोग उठा के ले जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आजकल तो ये आम घटनाएं हो गई। तो ये जब माँ बनेंगी तो ये क्या संस्कार देंगी? दूसरा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अबला का रूप नहीं है, अबला का रूप शायद इसलिए भी माना जाता है कि जो घटनाएं वो भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें विभत्स करके नारी के साथ अत्याचार हुए हैं, या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस तरह के शब्द आ गए हैं कि उनमें टुकड़े कर दिए गए, इस तरह की भी घटनाएं हो रही है। तो एक मर्यादा तो दोनों के लिए लाजमी है। मैं ये नहीं कहता कि नारी के लिए कुछ ज्यादा इसलिए है कि उन पे प्रश्न ज्यादा उठ जाते हैं। नहीं, वो परिवार को बांधने वाली है, जी इसलिए प्रश्न उस पे ज्यादा है। जी जी है ना? जी, आज आप हैं तो आपके परिवार को बांध के रखने का जिम्मा आप कमा रहे हैं, और परिवार को बनाने के लिए आपकी पत्नी का काम जी बहुत जरूरी है। एक तरफा तो हो ही नहीं अगर बच्चे कुछ बन रहे हैं तो उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ जी, है, बहुत बड़ा हाथ होता है जी इसलिए। पर अब अगर ये सोचते हैं कि बच्चा अकेला मेरा नहीं है, जी तुम्हारा भी है, जी तो तुम्हारे के साथ साथ दोनों मिलके पालें, जी है ना? जी। अब दोनों मिलके किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। बिल्कुल समाज बदल रहा है। जी अब वो स्त्री नहीं है कि वो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, जी 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 आप अपनी पत्नी को भी नौकरी के लिए भेज रहे हैं, जी जी तो अगर वो थक के आ रही है तो किसी दिन आप कॉफी पिला दीजिए ना। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक कि अब तो जैसे पहले मैट्रिमोनियल भी ऐसे होते हैं कि लड़की कितने फिगर में, 4 फिगर में है कि 5 फिगर में, उसका पैकेज क्या है, ये आजकल ये भी आम प्रश्न हो गया, लड़कों के लिए नहीं है। नहीं, तो ये एक बदलाव हुआ है, और ये क्रिएटिविटी का भी बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है, कई मायनों में सही भी है, क्योंकि जरूरी है दोनों। नहीं, जरूरी क्यों है? जी पहले आप परिवार को तो देखिए। अब जैसे एक बच्चा है, जी माँ भी सुबह से नौकरी पे चली गई, जी, पिता भी चले जी, गए। जी। बॉम्बे जैसे शहर में मैं जानती हूँ परिवार को, बच्चे को रोज घर में बंद करके जाना, मतलब वो स्कूल नहीं, से, वो तो सब बहुत गलत है। उस बच्चे की क्या मानसिकता होगी? हो गई।
या वो कहीं फिर कैश में हम छोड़ कहते देते हैं, नौकर के हाँ। भरोसे छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। वो भी गलत है। लेकिन मजबूरी भी है, दोनों बातें हैं। नहीं, मजबूरी नहीं है, महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा। मजबूरी में तो आप, मजबूरी क्यों है, आप ला के साथ में परिवार को रखिए ना। दाल रोटी तो कम है और दूसरे खर्चे ज्यादा हो गया, और वो जॉइंट फैमिली जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा, जो कि सब्जेक्ट बहुत अलग हो जाएगा। हाँ। मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपने जो अपनी कविता सुना के जो प्यास बढ़ा दी है, तो हम चाहेंगे एक कविता आप पे और सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपके अगले विधाओं पे बात करेंगे। एक कविता देखिए, जी अखबार की एक खबर पे मैंने जी। एक कविता लिखी थी। जी अभी कुछ दिन पहले एक जी। खबर आई थी अखबार में जी। कि एक पट्टी गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जी जी है ना। जी। एक मौत के मैंने कुछ दृश्य बहुत बढ़िया। लिखे जी हैं। जी पत्थर की खान में जी काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर मर गया एक मजदूर। वाह। पत्थर की खान में काम करते समय पत्थर के नीचे दब गया एक मजदूर। जी वो अकेला नहीं मरा था, जी वो अकेला नहीं मरा था, उसके साथ मरे थे उसके माता पिता, उसकी पत्नी और 4 बच्चे, क्योंकि कमाने वाला वो अकेला ही था। जी कमाने वाला वो अकेला ही था। अब अगला दृश्य देखिए, विधवा ने अपनी एकमात्र ओढ़नी ओढ़ा दी थी शव को। विधवा ने अपनी एकमात्र ओढ़नी ओढ़ा दी थी शव को और बन गई निर्लज, और बन गई निर्लज। विधवा 4 बच्चों के साथ निकाल दी गई घर से। क्या प्रश्न। विधवा 4 बच्चों के साथ निकाल दी गई घर से, क्योंकि सबके पेट कुछ ही दिनों में चिपक गए थे पीठ से। विधवा 4 बच्चों के साथ निकाल दी गई घर से, क्योंकि सबके पेट कुछ ही दिनों में चिपक गए थे पीठ से। 9 साल की बेटी, 9 साल की बेटी देखती माँ की विवशता, माँ की छातियों में नहीं था दूध। 3 माह का बेटा चीख चीख कर रोता था। 3 माह का बेटा चीख चीख कर रोता था। फिर एक दिन माँ 3 बेटियों को सोता छोड़कर अपनी और बेटे की भूख मिटाने चली गई नाते। फिर एक दिन माँ 3 बेटियों को सोता छोड़कर अपनी और बेटे की भूख मिटाने चली गई नाते। उसी दिन बड़ी बेटी अचानक बन गई एक जिम्मेदार माँ 2 छोटी बहनों की। वाह, क्या बात है, क्या उस दिन बड़ी बेटी अचानक बन गई एक जिम्मेदार माँ अपनी दोनों छोटी बहनों की। क्या बात है। बड़ा दर्द है आपकी कविता में, और अलग ही दुनिया में ले जाती है। खैर, फिलहाल हमारे साथ हमने कॉल किया था, हमारे जोधपुर की वरिष्ठ साहित्यकार है प्रगति जी गुप्ता, हमसे जुड़ गई है। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते प्रगति। सुषमा जी हमारे साथ हैं, और आप जानते हैं इनके व्यक्तित्व को, तो क्या आप कहना चाहेंगे? आप सभी को प्रगति गुप्ता का हार्दिक नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा चौहान जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बात करें तो यही कहना होगा कि आपके लेखन में वैविध्य के दर्शन होते हैं। आपने अध्यापन के क्षेत्र में बरसों बरस कार्य किया और मानक स्थापित किए। आप राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुए। आपके सुलझे हुए व्यक्तित्व और वैचारिक गंभीरता के विविध आयाम आपकी हर विधा में देखने को मिलते हैं। आपने जिस क्षेत्र में कार्य किया और जिन लोगों से आप मिले, उनसे जुड़े हुए अनुभवों को आपने अपने लेखन में उतारा। जहाँ तक आपकी कविताओं की बात है, उनका भावात्मक और वैचारिक पक्ष दोनों ही पाठकों को स्पर्श करते हैं। एक सच्चे लेखक की भांति आपके लेखन में सच्चाई दिखाई देती है, जैसे कि आप हैं। मैंने आपका अधिकांश लेखन पढ़ा है। आपकी कहानियों में जिन बिंदुओं पर ठहराव आता है, जहाँ वो ठहरते हैं, पाठक मन को स्पर्श करती हैं। रौंदे हुए इंद्रधनुष की कहानियाँ हो या अन्य किसी भी संग्रह की कहानियाँ, अंत में कुछ ऐसे प्रश्न छूटते हैं जिन पर विचार करना जरूरी लगता है। आपका उपन्यास पंख खोलती डायरी भी एक ऐसी ही स्त्री, समर्पित स्त्री की गाथा है, जिसकी सिर्फ 3 ख्वाहिश हैं, जिनके लिए वह ता उम्र जीना चाहती है, मगर उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और
दरअसल मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कहानी किसी एक स्त्री की नहीं है, बल्कि उन सब स्त्रियों की है जिसे पुरुष समाज फॉर ग्रांटेड लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेखक चुपचाप अपने लेखन में मगन रहकर अपना सृजन करता है, उसकी लेखनी को समय हस्ताक्षर कर सम्मान देता है। सुषमा चौहान जी की लेखनी भी कुछ ऐसी ही है। उसे मेरा नमन है। नमस्कार। थैंक यू प्रगति जी, बहुत बहुत थैंक्स प्रगति। सुषमा जी, जो आपने तो खैर हिला के रख दिया है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो लेखन में चाहे वरिष्ठ हो या नवोदित हो, एक द्वैत भावना रहती है, एक ड्वेल भावना रहती है, और उसके पीछे कई उस भावना के कारण हम देखते हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ अपनी जगह, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सौंदर्य की कमी है। सौंदर्य से मेरा मतलब वो स्थूल सौंदर्य से नहीं है, जो मीरा का अनुराग, महादेवी का स्नेह और निराला पंत वगैरह ने भी जो अपने अपने कई देशभक्ति का भी सौंदर्य डाला है, तो वो एक कभी अक्सर आजकल तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, और कब से ही चल रहा है। नहीं, देशभक्ति के लोग पता नहीं क्यों लिखते नहीं है जी। और ये देखिए वो हम ओवरऑल जो सौंदर्य है, हाँ देशभक्ति प्रकृति है, प्रकृति है, और भी प्रकृति है, नदी नाले हैं, क्योंकि कई लोगों ने तो ये भी कहा विरह भी एक सौंदर्य है। हाँ विरह भी सौंदर्य है, जी। आंसू अपने आप में सौंदर्य जी। हाँ। तो कई तरह के ये देखिए, मैं अपने आप को सौंदर्य की कवियत्री तो नहीं मानती। जी जी, इसीलिए मैंने क्लियर किया कि सौंदर्य जरूरी नहीं कि आप वो ही लिखें जिसमें रोमांटिसिज्म हो या उस तरह नहीं, का पर हो। मैं अपनी कविता में पेड़ पौधे प्रकृति, जी। अब देखिए चार लाइन हैं। जी पेड़ से जी झर रही थी पीली पत्ती, जी पेड़ से झर रही थी पीली पत्ती, जी। न कोपल उसे देख थरथराई, वाह, कुछ ही पलों में नव कोपल सूर्यमुखी हो इतराई। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। कुछ ही और ये पलों में ऐसे सौंदर्य की भी तो नव हमें- कोपल सूर्यमुखी हो इतराई। अभी जी। तो उसको आगे बढ़ना है, जी जी हाँ, जी, बहुत बढ़िया। जो विदा हो रहा है जी वो हो रहा है। जी। चलिए, आपकी कविताओं पे तो बात करें तो शायद 3-4 एपिसोड भी कम होंगे, लेकिन जो आपकी दूसरी विधा है तो कथा और उपन्यास गजल। दोनों, तो आपने पहले कथा के बाद उपन्यास विधा में प्रवेश किया। जी। तो पहली कथा और उससे जुड़े आपके कथा संग्रह किस तरह आगे बढ़ते गए, मतलब अपनी कथा विधा की यात्रा के बारे में जानना चाहिए। देखिए, तकरीबन मेरी कहानियों के सभी पात्रों से मैं मिली हूँ। जी, ये हाँ हमारे हाँ, क्या आसपास बात। के। आप वाकई अगला सवाल जो मैं पूछता हूँ वो मेरे सवाल आधे तो आपने वैसे ही उनके जो पात्रों की बुनावट है, जो कंटेंट है, और जो उनका फर्स्ट प्लॉट का जो स्रोत है, ये सब मैं उसी का अगला सवाल था, तो आप बता दें। नहीं, ऐसा होता है, देखिए पात्र तो अपने आसपास या कहीं गुजरते हुए मिल जाते हैं। जी 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 अब उनको बार बार देखना जी और उनको ऑब्जर्व करना, जी है ना। जी। खामोशी हमें यही सिखाती है कि हम जी। किसी भी चीज को जब देखें तो बहुत गहराई से देखें। जी जी तो खैर मेरे ऊपर ये बात कही भी जाती है और ये सत्य मैं मानती हूँ जी जी कि मेरी अधिकांश कहानियां जो हैं वो नारी आधारित हैं, जी जी क्योंकि मैंने जब देखा जी। तो पीड़ित नारियों को ज्यादा जी देखा। जी 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 दूसरी बात ये थी कि मैं स्वयं भी पीड़ित थी, जी। तो उनका दर्द मेरा दर्द मिलके, और वो दर्द तो कभी कम हुआ ही नहीं, नहीं ना कोई संभावनाएं दूर तक लग रही है, तो वो दर्द तो आना भी चाहिए। आना चाहिए। जी तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं किसी के जीवन की, अब जैसे स्टाफ रूम में टीचर्स बैठे जी, हैं, जी। कोई छोटी सी बात हुई, जी, जी। बच्चे को घर पे छोड़ के आई हैं और आंसू बह रहे हैं, उनके साड़ी के पल्लू दूध से गीले हो रहे हैं, हाँ, जी तो वो कचोटती है, ऐसे ऐसे करके एकदम प्रेयर में जा रही है। हाँ
तो उस वक्त उसके चेहरे को आप पढ़िए ना, उसके अंदर ममता का सोता भी है जी, और उसके अंदर अपनी ड्यूटी भी है। वो पूरी कथा बन सकती है, उपन्यास भी बन सकता है, बन सकता है ना। इतनी सी बात कहने को है। जी तो ये कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा रहता है। जी। और इस वजह से मेरी कहानियों में दर्द ज्यादा है। और आपकी इस बात को सपोर्ट करते हुए मन्नू भंडारी जी ने भी लिखा है कई जगह कि छोटी छोटी चीजें से मैं कई लोग पूछते हैं कि आप कैसे निकाल लेती हो पूरा का पूरा प्लॉट। तो जैसे उन्होंने कुछ टीवी एपिसोड भी लिखे थे, हाँ, रजनी नाम से बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। उन्होंने कहा था कि मैंने छोटी छोटी बातें ली, जैसे टैक्सी वाला है, अभी मुझे नहीं चलना है, पैसे लेने ज्यादा या वो पहुंचाता नहीं है, इस तरह की कुछ बातें। तो ये फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, हमें जैसे आपने अभी टीचर वाली बात बताई, तो उस समय आप कैसे करती हैं अपने जो इंस्पायरेशन का फर्स्ट स्रोत है? तो कई लोग उसको एक छोटे से पेपर में नोट कर लेते हैं ताकि लिखते हुए वो पूरा दृश्य सामने आ जाए। तो आपका क्या रचना प्रक्रिया रहती है? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जी जी। मैं कोई घटना होती है तो वो बहुत दिनों तक मेरे मानस को मथती रहती है। जी जी। मैं मतलब मेरा दिमाग उससे आगे नहीं चलती जी। है। मेरा दिमाग उससे आगे चलता नहीं है। हाँ, तो वो दोहराओ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं। हाँ, और मेरी कहानी लिखने में मुझे बहुत समय लगता है, तकरीबन 6 महीने 7 महीने एक कहानी के लिए लग जाते। जी जी। तो उस दौरान वो दिमाग में वो पात्र जो है उसकी हर कंडीशन घूमती है। दोबारा मिलने पर भी उसकी स्थिति देखती हूँ तो लगता है मैं शायद गलत सोच रही थी। तो पहली कथा क्या थी और कैसे आपने कथा विधा में प्रवेश किया? मैंने कहा ना, कहानी कविता दोनों दर्द से ही पैदा हुई। जी। तो पहली कथा याद है आपको? हाँ, याद है जी। वो मेरे किसी संग्रह में भी होगी। नहीं, थोड़ा सा उसका वो पहली कथा क्या थी? देखिए, अंजुरी भर रोशनी नाम से एक कहानी है मेरी। जी जी। कि उसमें वो पात्र जो है जी, पति पत्नी बहुत खुश से रह रहे हैं। जी जी। और पति का एक बचपन का दोस्त भी घर में आता है। जी जी। वो अपनी उस स्त्री को भाभी भाभी कहता है। जी जी। पर समाज तो भाभी नहीं स्वीकार कर रहा है। जी जी। तो धीरे धीरे ये बात उस पुरुष के कान तक भी पहुंचती, पर वो ध्यान नहीं देता। जी। एक दिन उस व्यक्ति को नौकरी मिलती है। जी जी। तो वो आके कोई है नहीं तो अपनी भाभी से लिपट के इतनी खुशी से और गोल गोल घूम रहा है। जी जी। उसी समय पति आ जाता है। तो पति अपनी पत्नी को उस रूप में देख के दोनों पे बहुत लांछन लगाता है और पत्नी को अपने घर छोड़ के आता है सास के पास। जी। अब आप इसे संभालिए, माँ को कहता है अपनी। जी जी। पर 7-8 साल तक, और वो कह देता है मैं जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। वो स्त्री अपने 2 बच्चों के लिए तड़पती है, पीहर नहीं जाती है, सास के तमाम अत्याचार सहती है। पर अंत में सच्चाई तो जीतती है। बिल्कुल, है ना? तो जिस समय पति को लगता है कि मैं गलत था, जी जी, और वो माफी सिर्फ हाथ पकड़ के ही बोल सकता है, शब्द उसके पास नहीं है। तो अंजुरी से ये सागर कब बना? कितने कथा संग्रह है उस अभी तक आपके प्रकाशित हो चुके हैं? मेरे 4 कथा संग्रह, एक उपन्यास है। कितनी कहानियां होंगी कथा 4 संग्रह में? होंगी 70-80 के आसपास। जी, अच्छा। तो फिर उपन्यास आपका एक ही है। थोड़ा सा अपने उपन्यास के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। उपन्यास में के जो पात्र है, जी देखिए, ये पात्र इस विधा में थोड़ा सा लिखने का तरीका, सोच और कथा की बुनावट, पात्रों की बुनावट शायद अलग होती होगी, कथा से बहुत अलग होती होगी। जहाँ तक हम इसलिए मैंने इसको डायरी की शैली में लिखा है। वाह, क्या बात है जी। और डायरी को भी एक पात्र बनाया है। वाह, क्या बात है। मतलब डायरी एक तरह से कमेंट्री कर रही है बीच बीच में। डायरी कमेंट्री कर रही है, और बार बार जब मेरी पात्र जो मीना है वो डिप्रेशन में जाती है तो डायरी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये विद्रोह क्यों नहीं करती है, क्या बात। इसे करना चाहिए विद्रोह। तो ये इसका नाम क्या है? पंख खोलती डायरी। पंख खोलती डायरी। इसका जो आपने शीर्षक रखा है, मुझे लगता है कि
इसमें सारा वो ये अलग पूरा ये जो शीर्षक है ये पूरे उपन्यास को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट करता है। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे। ऐसा है कि शादी से पहले लड़की जब अपने ससुराल जाती है उसके पास कोई होता नहीं, वो किससे बात करेगी अपने मन की। जी जी जी। क्योंकि पहले ये बहुत पुरानी कहानी को लेके मैंने शुरू किया है। जी जी। तो उस समय वो लड़की अपनी बात नहीं कह पाती है। फिर एक दिन उसे एक डायरी मिलती है उसकी सहेली की दी हुई। जी जी। तो उसकी सहेली ने वो डायरी शादी में गिफ्ट के रूप में दी थी जी। कि जब इंसान अकेला हो जाता है, लड़की अपनी बात किसी को कह नहीं पाती, जी। तो उसकी सबसे अच्छी सहेली ससुराल में डायरी होती है। जी जी। तो वो फिर उस डायरी में अपनी बातें लिखती है। और उसकी 3 इच्छा थी शादी से पहले लड़की की जी। कि जो मेरे माता पिता ने नाम दिया है वो नाम नहीं बदला जाए मेरा कभी। जी। दूसरा, मेरा पति मुझे कुछ पैसे कभी कभी खर्ची के रूप में दे। और तीसरा, मेरा अपना घर हो। लेकिन उसे जीवन में ये तीनों ही चीजें नहीं मिलती हैं। वो 80 साल की हो जाती पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। और ये पहले तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में दर्द बन जाती हैं। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जो घरों में मंदिर बना रखे हैं ना छोटे छोटे, वो किसी औरत की कल्पना रही होगी कि उसके अंदर जब वो दर्द से भर जाती होगी तो वो कहीं कोने में अपने भगवान जी को रख के उनके आगे रो लेती होगी। अब जो पहली अवधारणा आई होगी वो शायद ऐसी होगी। जी। वास्तु वगैरह तो सब बात की बातें हैं। ये तो बाद की बातें हैं, पर पहले अपना दर्द कहने के लिए लड़की को उस पराये घर में कोई तो चाहिए। इसीलिए जो पुरानी क्लासिकल फिल्में है उसमें हीरोइन सीधे दौड़ के जाती है और मंदिर एक भजन गाती है। जी सही है, बिल्कुल ऐसा मैं सोचती हूँ। नहीं, और सही भी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी नहीं, हम वैसे भी देखें तो कभी कभी मैं तो सोचता हूँ कि हर दुखी जो भी सदस्य घर का, चाहे बच्चा हो, बच्चा भी, पुरुष हो, वो भी एक बार आंखों से ही कहता होगा कि ईश्वर ये किस दुविधा में मुझे फंसा दिया है। होता है बिल्कुल जी। तो ये जो आपकी यात्रा है, कविता, कहानी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कथा लिख रहे हैं छोटी सी या और कोई विधा लिख रहे हैं और अचानक एक कविता कौंध रही है दिमाग में, तो ऐसा होता है आपके साथ और बीच में आप सोचते हैं कि पहले इसको नोट कर लूं। वो कविता कौंधती है और जी। पर वो उसी से, क्योंकि डूबे हुए तो हम कहानी में जी, तो उसी से रिलेटेड कविता अगर कौंधती है जी, तो ये लगता है नहीं कहानी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कहानी एक बार जहाँ छूटी उस जगह से पकड़ना वापस उसको एक तरह से जैसे नाटक में होता है कि पर काया प्रवेश करना, उस काया में प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। आजकल मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं उससे पहले हमारे साथ जुड़ गई है ज्योति जी झा सीधे हांगकांग से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो ज्योति। देखिए, आपकी जो सहेली है हमारी तो बहुत आदरणीय है, परम आदरणीय है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? साहित्यकार हैं, तकरीबन 20 वर्षों तक ये साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ी रहीं, जिसके लिए इन्होंने लेख, नारे, कविताएं आदि लिखे। साहित्य के लगभग हर विधा को इन्होंने अपनी परिष्कृत लेखनी से संवारा है। आज हर दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी आधुनिक नारी भी समाज में कितनी असहाय है, यह उन्होंने बखूबी दर्शाया है। नारी की व्यथा, उनकी संवेदनाओं को समझकर उन दृश्यों का मार्मिक चित्रण उनकी अपनी खास विशेषता है। पात्रों का सजीव वर्णन उनकी लेखनी को अन्य साहित्यकार से विशिष्ट बनाता है। बाल मन को समझकर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं, जो अत्यंत कठिन काम है। उनके काव्य में आज के जीवन का संघर्ष झलकता है। अभिप्राय यह है कि उनकी हर रचना आज के जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करती हैं। उनकी कुछ किताबें हैं: कतरा कतरा जिंदगी, तलाश ढाई आखर की, रौंदे हुए इंद्रधनुष, संघर्ष अभी जारी है आदि। धन्यवाद। जिंदगी के नाम पर जिंदादिली होती नहीं,
जिंदगी के नाम पर जिंदा दिली होती नहीं, ये किसी की राह में कांटे कभी बोती नहीं। हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ सुषमा चौहान किरण की, प्रख्यात लेखिका, प्रख्यात कवयित्री, प्रख्यात बाल गीतकार, प्रख्यात उपन्यासकार। जब जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मैं बहुत असमंजस में पड़ जाती हूँ कि वे अपनी रचनाओं में इतना दर्द कहाँ से लाती हैं। वह दर्द जिससे वह निरंतर संघर्ष करती हैं, जूझती हैं, चाहे उनकी रचनाएं हैं अलग अलग प्रकार की हैं। कथा संग्रह कतरा कतरा जिंदगी, जिसका नाम ही बोलता है कि जिंदगी कभी एक साथ सुकून नहीं देती, टुकड़ों टुकड़ों में बंटती है। हम टुकड़ों टुकड़ों में जीते हैं और फिर भी हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और समाज को दिशा देते हैं। तलाश ढाई आखर की। ये ढाई आखर क्या है? जिसको हम प्यार कहते हैं। उस प्यार का क्या रूप आज समाज में हो गया, क्या प्यार था और क्या समाज में रूप हो गया है, ये इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। एक जगह मैंने कहा था अपने एक दोहे में कि ढाई आखर प्रेम का ये ना हाट बिकाए, ढाई आखर प्रेम का ये ना हाट बिकाए, जो ये हाट बिकाए तो प्रेम कहाँ रह जाए। तो सारी उम्र उस प्रेम की तलाश में हम रहते हैं। वो ढाई आखर का प्रेम कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करता, वह हमेशा तलाश में ही रहता है। वह तलाश एक अलग प्रकार की तलाश है। अगर मैं कहूँ कि जिस समय सुषमा ने लिखना शुरू किया था उस समय वो पूर्णतः परिपक्व हो चुकी थी और उस परिपक्वता में कहीं भी एक बचपना वाली जो बात होती है वो मैंने नहीं देखी, क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष करता है जीवन में और संघर्ष करने के बाद भी उसको लगता है कि उसके मानसिक जो एक आईक्यू लेवल है उस आईक्यू लेवल का व्यक्ति नहीं मिला। हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जैसे कृष्ण और द्रौपदी का आपस में संबंध था। वहाँ कोई दैहिक संबंध नहीं है, आत्मिक संबंध होता है। जहाँ अपने आप को पूर्णता मिलती है, उस तलाश ढाई आखर की करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। रोंदे हुए इंद्रधनुष को रोंदना आसान नहीं, आकाश में होता है। वह एक आकाश हमारे अंदर भी है जिसके अंदर हम जीते हैं। वो इंद्रधनुष के सातों रंग हैं हमारे मन में, जाने कितने रंग हैं। नौ रस तो वैसे भी हमारे साहित्य में माने जाते हैं। उसके अलावा भी अन्य कई प्रकार की रसधार हमारे मन में बहती है। और उन इंद्रधनुष को रोंद जाना, इनकी जो साहित्य की जो कथा संग्रह हैं, इन कथा संग्रह के जो शीर्षक हैं वो स्वयं बोलते हैं कि इनकी कहानियाँ किस प्रकार की होंगी। और कहानियाँ जो मैंने पढ़ा है, ये कहानियों के पात्र में इस प्रकार से कहते हैं कि प्रवेश कर जाना आत्मा में, पात्रों की आत्मा में प्रवेश कर जाना। उन पात्र की आत्मा में इतना प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ से एक नया उसका समाधान निकाल के लाती हैं। मूलतः इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जिस प्रकार से निखर के आई, वो संघर्ष ये कभी भूलती नहीं है जिंदगी में। और इनकी पात्र ज़्यादातर नारी पात्र हैं, जिनको चाहती हैं वो संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष करने के बाद वहाँ से बाहर निकल के आए, एक नया जीवन जिए, एक नया चरित्र जिए, एक नए रूप में जिए। और इसके बाद कहती हैं कविता और गज़ल संग्रह को, संघर्ष अभी जारी है। नारी का संघर्ष कभी खत्म हुआ क्या? कौन नारी कहेगी कि मेरा संघर्ष खत्म हो चुका?
मेरा संघर्ष तो कभी खत्म होता ही नहीं है। मरते दम तक नारी संघर्षशील रहती है, क्योंकि समाज उसको जीने नहीं देता। बचपन में अपने पिता का साया, जवानी में पुत्र का साया और बुढ़ापे में पति का साया, इन सायों में जीते जीते ही जिंदगी बीत जाती है। कभी उसका अपना घर नहीं हो पाता जिसको कहे कि ये मेरा घर है, मैंने बनाया है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उसके जहन में रहती है और निरंतर चलती रहती हैं। मैं उसके इसलिए कह रही हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है और मैंने उसको बचपन से देखा है, और इसीलिए उनका जो बाल साहित्य है वो बहुत सुदृढ़ है। बचपन में सुषमा मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके दरवाजे के पीछे की तरफ चौक से उनको पढ़ाया करती थी। इतना वात्सल्य का भाव इसके मन में था कि उनको नहलाना धुलाना करना, हर प्रकार के काम ये करने को तैयार थी। किसी के घर भी चली जाए उनके बच्चों को उठा लाना और अपना दुलवाना पुचकाना करती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू। सुषमा जी, आजकल जो है ना साहित्य आत्म केंद्रित कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और मैं ये कहूँ कि साहस की दृष्टि से भी और दुस्साहस की दृष्टि से ये जो आत्म केंद्रित होना है, ये कैसे साहित्य को एक अलग, मतलब वो धारा का भी नहीं है, बस अपनी बात कहना या अपने दुख दर्द को तख्ती की तरह एक मेडल की तरह टांगे हुए घूमना, ये जो चारों तरफ चीजें हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे? नहीं, मेरा देखिए एक मानना है कि हम जो भी लिखते हैं ना, हम कुछ भी लिखते हैं उसमें समाज अपने आप आना चाहिए, जी, आता है। जी 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 जी। तो स्वकेंद्रित अगर हम लिख रहे हैं जी, तो फिर वो फिर उसे आप प्रकाशित मत कराइए ना। हाँ हाँ आप जंगल के दुश्मन मत बनिए, इतने पेड़ क्यों काट रहे हैं किताब के लिए। हाँ 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 हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है, और दूसरा क्या होता है कि जो ये समस्या भी नहीं है अब लोगों के सामने, जो ऐसे ही सतही लिख रहे हैं, सुपरफिशियल, बस लिखने के लिए लिख रहे हैं, और कई लोग ये सोचते हैं कि हम शायरिया और ये लिख के सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया पे गलत प्लेटफॉर्म है, क्रिएटिव भी है, लेकिन वही वाली बात है कि परमाणु ऊर्जा का दोनों जो उपयोग और दुरुपयोग होता है, वही वाली बात है जो आजकल बाढ़ सी लग रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो एस्टेब्लिश्ड है उनसे भी बढ़िया लिख रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, अगर उसे आप लाइक ना करो तो नाराज हो जाते हैं और लाइक करो तो वो हमारी समझ में कहीं समझ में भी नहीं आता है कि ना उनका जो एक मापदंड है, हाँ, जो कि जिससे समझौता किया भी नहीं जाना चाहिए, जो लिखने का कविताओं का मापदंड है जी। और कविता के नाम पे हम कुछ भी लिख दें, ये भी जो चीज है वो साहित्य की दृष्टि से, तो ये सब जो बाढ़ आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं हमारी एक संस्था है सृजना जी जी, तो हमने जब उस संस्था को बनाया था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो नए लिखने वाले होंगे जी, उनके साथ हम खूब वार्तालाप भी करेंगे, पुराने जो अच्छे कथाकार हैं उनकी कहानियां पढ़ी जाएंगी, उस पर प्रश्नोत्तर होंगे, पर हमें उसमें बहुत निराशा मिली जी जी, क्योंकि आज का जो लेखक है ना वो कुछ पढ़ना नहीं चाहता जी, बिल्कुल हैबिट ही नहीं है, रीडिंग हैबिट तो साहित्य में ही नहीं, बल्कि मैंने देखा है कि नाटक में भी जो भाग लेते हैं उन्होंने 4 फुल लेंथ प्ले भी नहीं पढ़े होते, हाँ, और फालतू बैठ के 2-2 घंटे बातें कर लेंगे पर वो नाटक नहीं पढ़ेंगे या नाटक की बात ही नहीं करेंगे, हाँ, ये जो रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है, तो ये उसका नुकसान है ना। और कई लोग बहाने भी लगाते हैं, कई लोग बहाने लगाते हैं कि लिटरेचर बहुत महंगा है, तो आप जो पिज्जा बर्गर लाते हो उतने की एक अच्छी सी किताब है, बिल्कुल वो एक माहौल की बात है। अब अभी आप देखिए, अभी उर्मिल शिरीष को जो उपन्यास पे उनके पुरस्कार मिला है, तो हमने अमेज़न से तुरंत वो मंगाया। राजेंद्र मोहन जी की किताब को महात्मा विदुर, वो भी अमेज़न से मंगाया। क्यों? अच्छी किताबें जब पता लगे तो आपको खरीदना है। और शुरुआत में हम भी जब पढ़ भी रहे थे या नौकरी में नए नए आए थे, तो हमारे आसपास थोड़ा साहित्यिक माहौल था,
जो मैं ऐसी जगह नौकरी कर रहा था जहाँ जोधपुर के साहित्यकार अक्सर आया करते थे, तो वहाँ कई किताबों पे चर्चा होती थी या पुस्तक लोकार्पण पे। आजकल पुस्तक लोकार्पण तो हो रहा है, पर वो सारा ग्लोरीफाइड ज्यादा हो रहा है, सब ग्लैमराइज्ड मुझे ज्यादा लगता है। पुस्तक पे तो बात ही नहीं होती है। होनी चाहिए। होनी चाहिए। मैं दिल्ली में थी जी। तो हमारे यहाँ दिनेश नंदिनी जी डालमिया का नाम आपने सुना जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे बहुत उपन्यासकार अच्छे थे। तो उनकी एक संस्था थी, जी वो महीने में एक गोष्ठी जरूर करती थी। जी तो उसमें ये होता था हमेशा जी कि अब की बार जैसे आपकी कहानी पढ़ी जाएगी, जी उसमें दिल्ली के जितने साहित्यकार थे, जी, जितने यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर वगैरह थे, जी। सब आते थे। जी और उस कहानी का इतना पोस्टमार्टम होता था, जी उसके बाद अगली बार वो कहानी फिर पढ़ी जाती थी। जी जी अब लेखक को इतने लोगों के विचारों में से जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करके उसने अपनी कहानी को ठीक किया। जी 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 तो जी, कहानी किस रूप में आई? जी बहुत बढ़िया। जी आज आप किसी को कह दो तो वो पहला कहेगा मैं एक शब्द नहीं बदलना और चाहता। माहौल भी रहता है, कई दिनों तक दिमाग में वो घूमती रहती है। हाँ। और यहाँ तो क्या, हॉल से निकलने के बाद माहौल ही खत्म हो जाता है। हाँ, कचौरी खाओ चाय पियो, कचौरी खत्म। खाओ चाय पियो, और उस पे भी लिटरेचर या जो कार्यक्रम हो उससे संबंधित बात नहीं। बात नहीं होती। काफी अच्छी बातें भी हो रही है आपसे, लेकिन हमारी घड़ी जो है वो बड़ा हूटर की तरह है। वो बार बार चुनौती देती है। तो लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने साहित्य की विधा को छोड़ा किस विधा को, थोड़ा ये बता दो, क्योंकि कोई ऐसी विधा मुझे दिख नहीं रही जो आपने छोड़ी हो। नहीं, अभी मैंने संस्मरण नहीं लिखे हैं। जी हाँ। जी, डायरी विधा को तो आपने इस रूप में ले लिया। अभी मैंने यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे। जी हाँ, वो तो आजकल मैंने पिछली बार पूछा भी था किसी से, यात्रा वृत्तांत तो लगभग ये विधाई मृत प्राय थी हो गई। बहुत कम लोग हैं भारत में जो यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं। पर अभी मैंने एक यात्रा वृत्तांत पढ़ा जी और फिर मैंने एक 10 साल की बच्ची को, विमला जी का ही यात्रा जी, वृत्तांत था, क्या बात है। और 10 साल की बच्ची को दिया। जी वो पढ़ के इतनी खुश हुई, उसने मुझसे कम से कम, जी, जब वो उसके बाद मुझसे मिलने आई तो 50 प्रश्न पूछे होंगे। क्या बात है। जी आप वहाँ गई थी दादी? हाँ। आपने वो जगह देखी थी दादी? जी। ये आंटी गई थी तो इनको कैसा लगा वहाँ? जी जी तो हमें बच्चों के लिए जी यात्रा वृत्तांत जरूर लिखने चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं अब आपकी बहुत सारी बातें हैं, अब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। यात्रा वृत्तांत पे भी अलग से भी काफी देर बात की जा सकती है और ये एक संदेश भी है। फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे वो व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ से हमारे व्यूअर्स काफी, हमारी टीआरपी है और देश विदेश तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचता भी है, तो उन व्यूअर्स के लिए जो इस सब माहौल में घुसे भी हैं लेकिन माहौल समझ नहीं रहे, साहित्य का वास्तविक परिवेश क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और कैसे उन्हें अपना ये परिवेश भी विकसित करना है, और उनको मौका भी चाहिए, जो कि मौका जैसे आप संस्था से मौका दे रही है, क्योंकि आप और कई संस्थाएं हमारे यहाँ मठाधीश की तरह हो गई है। मैं तो हमेशा खुले रूप में कहता हूँ, कई लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं और होते भी हैं, वो कहने को तो चांस दे रहे हैं लोगों को पर दे नहीं रहे हैं। कई बेचारे नए नए आते हैं जो उनको अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, तो इन सब लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि उन्हें क्या तैयारी करके प्रवेश करना चाहिए साहित्य? नहीं, मैं तो एक बात कहती हूँ कि हमारा प्राचीन साहित्य, जी जी, हमारे वेद जी, हमारे रामायण, गीता, जी, और उसके बाद हमारे जो बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। या जी, जो जिसने सबसे पहली आत्मकथा लिखी, उस आदिवासी स्त्री की कहानी पढ़िए, जी, कि उसको लिखना नहीं आता था, उसने फिर पढ़ना शुरू किया जी, और फिर कथा लिखी। जी, तो खूब पढ़िए और खूब सबको समझने की कोशिश जी, करिए। और हर साहित्यकार का दायित्व होता है कि वो समाज को कुछ अच्छा बनाने में अपना योगदान दे। हम चले जाएंगे पर समाज हमारी आने वाली पीढ़ियों को पोषित करेगा। जी, जी। तो उनके पोषण के लिए हम सबको मिलकर बहुत अच्छा सृजन करना चाहिए। बहुत बहुत, और ये तो न्यू कमर्स के लिए नहीं, सबके लिए। और आपने
इतनी सारी बातें बता दी और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आपसे और बात ना करूं, पर मैं क्या करूं, ये समय की मर्यादा और सीमा है। तो आपका मैं 24 न्यूज चैनल की तरफ से, हमारे सिटी आइकन प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत, हमारी पूरी यूनिट की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आपकी पूरी यूनिट की आभारी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।